हे गाइस, वेलकम टू वर्सेस लॉ एजुकेशन। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया चैनल को और बेल आइकन क्लिक कर दीजिए। इससे मैं कोई भी नई वीडियो डालूंगा तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत आ जाएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया चैनल को। ओके, सो लेट्स बिगिन। टुडे विल स्टडी अबाउट कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट एंड सेक्शंस रिलेटेड टू इट। सो टुडे वी विल कवर सेक्शन 31 टू सेक्शन 36। ओके, सो बेसिकली कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं? हाँ, सो दो तरह के कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है गाइस, एब्सोल्यूट और कंटीजेंट। ओके, दो तरह के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एब्सोल्यूट और कंटीजेंट। एब्सोल्यूट वो तरह का होता है जिसमें कोई तरह का कंडीशन नहीं होता। जैसे कि मैं बोलूँ कि मैं आपको कल 1 लाख रुपए दूंगा, तो ये एक एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट है। और कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या है? यहाँ पे कोई तरह का कंडीशन आ जाता है, ठीक है। अब मैं बोलूँगा कि अगर मैं तुम्हें पैसे तभी दूंगा जब तुम्हारा घर जल जाएगा, अगर मैं तुम्हें पैसे तभी दूंगा जब तुम्हारा जहाज डूब जाएगा, या तो बाइक में कोई तरह का डेंट लग जाएगा, ऐसे टाइप का कंडीशन रहेगा, ठीक है। तो बेसिकली कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? ऑन हैपनिंग ऑफ अनदर इवेंट। बेसिकली हमेशा कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट जो रहता है वो जो होता है हैपनिंग ऑफ अनदर इवेंट पे डिपेंडेंट रहता है, ठीक है। तो कंडीशन यहाँ पे सेक्शन 31 हम लोग पढ़ेंगे, तो वहाँ पे लिखा कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज ए कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग। ओके, टू डू और नॉट टू डू समथिंग if some event collateral to such contract if some event collateral to such contract does or does not happen। मतलब एक कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें कुछ करने या ना करने के लिए ऐसा कुछ कंडीशन रहता है कि वो जो इवेंट होता है उसके होने पे या ना होने पे वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा डिपेंडेंट होता है। ओके, सो अभी कॉम्प्लिकेटेड साउंड कर रहा है लेकिन ये बहुत ज़्यादा ईजी है। सो एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, ठीक है। ए कॉन्ट्रैक्ट्स विद बी दैट इफ बीज हाउस इज बर्न्ड ही विल पे अ सम ऑफ ₹1 लाख, ठीक है। तो यहाँ पे ए ने क्या बोला कि मैं बी को जो है 1 लाख रुपए दूंगा, कब? अगर उसका घर जब जलेगा तब। तो यहाँ पे इवेंट को किस इवेंट पे डिपेंडेंट है? ये पहला वाला इवेंट होना, यानी कि 1 लाख रुपए मिलना, ये किस पे डिपेंडेंट है? हाउस के बर्न होने पे। ओके, सो दिस contract is totally dependent on the contingency that if a B's house get burned, then A will pay a sum of ₹1 lakh to B। ओके, सो यहाँ पे क्या पूरा डिपेंडेंसी हो गया दूसरे पार्ट को फुलफिल होने पे, तभी जो है पहला पार्ट जो है परफॉर्म किया जाएगा। यानी कि 1 लाख रुपए तभी दिए जाएंगे जब जो है घर जलेगा तब। सो बेसिकली कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं वो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट होता है, इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट होता है और गारंटी कॉन्ट्रैक्ट्स। ये सब जो है कुछ कुछ एग्जांपल है कंटीजेंसी कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। इंश्योरेंस वाले LIC वाले सब यही करते हैं, अगर आप मर गए तो आपको ये मिलेगा वो मिलेगा फलना टिमकाना। इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट्स भी वही होते हैं और गारंटी कॉन्ट्रैक्ट्स भी वही होते हैं। अगर आप थोड़े एग्जाम्पल्स के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट पढ़िएगा तो आप रिलेट कर सकते हैं। Okay, so let's read about essential elements. So essential elements of the contingent contract. So there must be a valid contract to do or absent from doing something। Obviously कोई एक valid contract ही होना चाहिए। ये कॉन्ट्रैक्ट का एक बेसिक पार्ट है, तो कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट का भी ऑब्वियसली हो गई। सेक्शन 32 और 33 जो है इसके बारे में बात करता है, तो आप वो रीड कर सकते हैं। सेकंड है परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी कंडीशनल, ठीक है। तो परफॉर्मेंस जो है उस कॉन्ट्रैक्ट के होने का जो है वो कंडीशनल होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट हम लोग एक डेफिनेशन में ही पढ़े वैसा। सो द सेट कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी कोलैटरल टू सच कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कि जो कॉन्ट्रैक्ट बना है वो दूसरा इवेंट या फिर दूसरा कॉन्ट्रैक्ट का कोलैटरल होना चाहिए। फोर्थ, द इवेंट शुड नॉट बी द डिस्क्रिशनरी ऑफ द प्रोमिसर, ठीक है। इवेंट जो है वो प्रोमिसर के ऊपर पूरा डिपेंडेंट डिस्क्रिशनरी नहीं होना चाहिए। ओके, नाउ लेट्स रीड सेक्शन 34। यहाँ से इंपॉर्टेंट सेक्शन स्टार्ट है। ओके, आप अभी तक तो समझिए कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, बट लेट्स रीड मोर अबाउट इट। व्हेन इवेंट ऑन विच कॉन्ट्रैक्ट इज कंटीजेंट टू बी डीम्ड इम्पॉसिबल इफ इट इज़ द फ्यूचर कंडक्ट ऑफ अ पर्सन। मतलब कि जो इवेंट होने वाला था, जो कंटीजेंट था, वो फ्यूचर पर्सन की वजह से, लिविंग पर्सन की वजह से जो है वो इम्पॉसिबल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? एग्जाम्पल, ए प्रोमिसेस टू पे B and C a sum of ₹10,000 if they adopt a child, but B and C has their own child not through adoption। तो यहाँ पे इसको A मान सकते हैं हम लोग, ये B है ये C है, ठीक है। तो A ने प्रॉमिस किया कि B और C को वो 10,000 रुपये देगा, कब? जब B और C जो है एक चाइल्ड अडॉप्ट कर ले। लेकिन नहीं, वो लोगों ने चाइल्ड अडॉप्ट नहीं किया, उन लोग का अपना चाइल्ड हो गया। तो यहाँ पे जो है ये फ्यूचर कंडक्ट ऑफ B एंड C की वजह से जो है ये कॉन्ट्रैक्ट डिपेंडेंट था, लेकिन वो लोग ने फ्यूचर कंडक्ट को इम्पॉसिबल बना दिया। तो B एंड C के ऊपर ये पूरा डिपेंडेंट था, एंड B एंड C ने अडॉप्ट नहीं करके वो लोग ने अपना चाइल्ड किया, ठीक है। तो यहाँ पे जो है A जो है 10,000 रुपये नहीं देगा।
ओके, क्योंकि ये बी एंड सी के ऊपर पूरा डिपेंडेंट था, लेकिन फिर भी वो लोगों ने जो है चाइल्ड अडॉप्ट कर लिया. सो सेक्शन 35, व्हेन कॉन्ट्रैक्ट्स बिकम वॉइड which are contingent on happening of specified event within fixed time. Okay, so जब कॉन्ट्रैक्ट वॉइड बन जाए, जब कंटिजेंसी जो है हैपनिंग का वो फिक्स टाइम पे ना हो तब. ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये बेराक्ट का लैंग्वेज है, फिर भी मैं रीड कर देता हूँ एक बार. कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू एनीथिंग इफ अ स्पेसिफाइड uncertain event happens within a fixed time becomes void if at the expiration of the time fixed such event has not happened or if before the time fixed such event becomes impossible. तो यहाँ पे दो चीज़ क्या है कि वो जो है एक्सपायरेशन ऑफ द टाइम के बाद भी जो इवेंट नहीं हुआ हो, या फिर जो है टाइम एक्सपायर नहीं हुआ हो लेकिन वो काम जो है अब वो इम्पॉसिबल मान लिया गया हो. ओके, सो लेट्स सी एन एग्जाम्पल. तो ए प्रोमिसेस बी टू पे अ सम ऑफ मनी. ए ने बी को प्रॉमिस किया है एक कुछ पैसे देने का अगर शिप नेम्ड OPRS रिटर्न्स बाय 1st of Jan 2022. तो ए बी को पैसा कब देगा? जब शिप जो है 1 जनवरी 2022 से पहले आ जाए. ठीक है, तो अब मान लीजिए क्या हुआ कि शिप जो है 2 जनवरी को आई, 3 जनवरी को आया, मतलब कि बेसिकली 1 जनवरी 2022 के बाद आई. ठीक है, तो क्या लिखा है? एट द एक्सपायरेशन ऑफ द टाइम फिक्स. ये टाइम फिक्स होने के बाद हो रहा है वो काम, तो अब जो है ये नहीं हो सकता है. और सेकेंड कंडीशन क्या है? और बिफोर द टाइम फिक्स सच इवेंट बिकम्स इम्पॉसिबल. अब मानिए कि ये शिप जो है OPRS ये डूब गया, जल गया, फट गया, कुछ भी हो सकता है. ठीक है, तो अब वो इम्पॉसिबल हो गया. भले अभी जो है 1 जनवरी में 30 दिन ही क्यों ना बाकी हो, लेकिन वो शिप जो है OPRS वो तो जल गया, वो तो फट गया, वो तो अब नहीं आ सकता. तो अब वो जो है वो इम्पॉसिबल ट्रीट किया जाएगा कि नहीं, वो अब हो ही नहीं सकता है. ओके, सो नाउ लेट्स रीड अबाउट पैरा 2. व्हाट डज पैरा 2 से? सो ये ऑब्वियसली मैंने बेराक्ट का लैंग्वेज उठाया है, तो इसे आराम से फिर से एक बार पढ़ लेते हैं. कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू एनीथिंग if a specified uncertain event does not happen within a fixed time may be enforced by law. मतलब यहाँ पे क्या does not happen within a fixed time, और यहाँ पे क्या था? Uncertain event happens within a fixed time. Okay, so now I think you are starting to notice a difference that does not happen and happens. ठीक है, तो अब आगे रीड करते हैं. विद इन अ फिक्स टाइम मे बी एनफोर्स्ड बाय लॉ व्हेन द टाइम फिक्स हैज एक्सपायर्ड एंड सच इवेंट हैज नॉट हैपेंड. टाइम फिक्स जो है एक्सपायर कर दिया गया है और वो इवेंट अभी तक नहीं हुआ, या फिर बिफोर बिकम सर्टेन दैट द इवेंट विल नॉट हैपन. ओके, तो ए एग्जांपल देख लेते हैं. ए प्रॉमिसेस टू पे बी अ सम ऑफ मनी इफ अ शिप नेम्ड वही OPRS डज नॉट रिटर्न बाय 1st of Jan 2022. अब ये इन्फोर्स कब होगा? इट मे बी इन्फोर्स इफ द शिप डज नॉट रिटर्न बाय द डेट. अब ये 2 जनवरी को है. ठीक है, तो अब कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल है 3rd को है, बेसिकली 1 जनवरी के बाद है. ठीक है, और सेकेंड क्या है? और ड्राउंड बाय एनी रीजन या बर्नड. अब मान लीजिए कि अभी 1 जनवरी को 30 दिन है, 40 दिन है, कितने भी दिन है, और उसी बीच में जो है ये शिप जो है डूब जाए, जल जाए, तब जो है अब समझ लिया जाएगा ठीक है अब तो वो 1 जनवरी क्या कभी हो नहीं आएगा. सो that event becomes impossible. Okay, अब वो होगा ही नहीं, अज्यूम कर लिया जाएगा. सो सी पैरा 1 में बोला गया है कि अनसर्टेन इवेंट हैपेंस. यहाँ पे होने का बात किया गया और यहाँ पे नहीं होने का बात किया. एग्जाम्पल में भी डिफरेंस ये है कि वो पैसे कब देगा. फर्स्ट वाले केस में जब वो शिप जो है OPRS आ जाएगा 1 जनवरी तक, तब 1 जनवरी तक, 1 जनवरी जो है वो मैक्सिमम टाइम है. और यहाँ पे क्या है कि पैसे कब देगा? जब वो 1 जनवरी के बाद आएगा. 1 जनवरी जो है मतलब कि उसको 1 जनवरी से पहले आना ही नहीं है. ठीक है, तो ये डिफरेंस है यहाँ पे. सो लेट्स सी सेक्शन 36. सो कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट वॉइड. सो कंटिजेंट agreement to do or not to do anything if an impossible event happens are void whether the impossibility of the event is known to the parties to the agreement at the time when it was made. So contingent contract ऐसा कोई agreement जहाँ पे जो है event होना impossible है, जो वो पार्टी को पता था कि हाँ ठीक है ये जो काम है जो हम लोग contingency पे डाल रहे हैं ये impossible है, तो ये void हो जाएगा. जैसे कि एग्जाम्पल में लिखा है A promises to pay B a sum of money if he marries his daughter C.
ए ने बोला कि ठीक है तुम मेरी बेटी सी से शादी कर लो तो मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा। सी वॉज डेड एट द टाइम ऑफ द एग्रीमेंट, ठीक है। तो ये लोगों को पता है कि ये तो कभी हो नहीं सकता है, जब सी है ही नहीं तो शादी किससे करेगा अभी। सो द एग्रीमेंट इज void. So that's the end of this video. Please like and share this video, and please do like and share this video because बड़ी मेहनत लगती है यार बनाने में। Okay, thank you.